हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं और क्लास 10th में जो टॉपिक है मानव नेत्र, उससे रिलेटेड आज का वीडियो होगा। और हम सभी प्रश्नों को सीखेंगे, जान लेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मानव नेत्र की संरचना के बारे में। हम पढ़ेंगे कि मानव नेत्र की संरचना में कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग है और उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेत्र लगभग एक गोलाकार रचना होता है। ठीक है, नेत्र लगभग गोलाकार रचना होता है और इसको कहते हैं नेत्र गोलक। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। ठीक है, नेत्र गोलक के व्यास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे, नेत्र गोलक के व्यास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 से लेकर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अनेक परीक्षाओं में 2.8 सेंटीमीटर कई किताबों में लिखा जाता है, लेकिन किसी किसी किताब में 2.3 से या 2.5 भी लिखा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि नेत्र गोलक की जो व्यास है वो 2.8 होती है। ठीक है, अगले चीज हम जानते हैं, ये तो नेत्र गोलक हो गया। अब नेत्र गोलक की बात करें तो स्तनधारियों में सबसे बड़ा नेत्र गोलक या सबसे बड़ा नेत्र किसमें होता है? तो हिरण में, मृग में। ठीक है, हिरण की नेत्र जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में किसका नेत्र सबसे बड़ा है, आपको हाथी का आंख भी ऑप्शन में दे देगा। हाथी, मछली, मनुष्य, मतलब मृग या हिरण। तो आपको आंसर यहाँ क्या होगा? हिरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि नेत्र का सबसे आगे वाला भाग, ठीक है, उभरा हुआ होता है। नेत्र का सबसे अगला भाग उभरा हुआ रहता है। ठीक है, और इस उभरे हुए भाग को हम कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल, या इसी को हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है, याद रखेंगे कि ये जो उभरा हुआ भाग है इस भाग को हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया में एक्वस, कॉर्निया और लेंस के बीच एक तरह का द्रव भरा हुआ रहता है। ठीक है, और वह द्रव पूर्ण रूप से पारदर्शी होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें आ जा सके। ठीक है, तो ये पारदर्शी जो द्रव भरा रहता है उसे कहते हैं हम एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। यह नमकीन होता है और इसी द्रव से आंसू बनते हैं। इसी द्रव से क्या बनते हैं? आंसुओं का निर्माण एक्वस ह्यूमर से ही होता है। ठीक है, नेत्र में एक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, उस ग्रंथि को हम कहते हैं, जहां पर ऐसे द्रव बनते हैं वो ग्रंथि होता है। तो यहाँ नेत्र में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं लैक्रिमल ग्रंथि। कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये क्या है? श्वेत पटल या कॉर्निया। ठीक है, इस कॉर्निया के अंदर हम देखते हैं तो इधर से कुछ मांसपेशियां आगे की ओर बढ़ी हुई होती है और यहाँ पर एक छिद्र होता है। ठीक है, यहाँ पर एक छिद्र होता है और ये मांसपेशियां आगे बढ़ी होती है। इन मांसपेशियों को हम कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। ध्यान से देखिएगा, अब परितारिका पर ही नेत्र का रंग निर्भर करता है, क्योंकि यह परितारिका जिस रंग का होगा नेत्र का रंग उसी रंग, मतलब कि उसी रंग का होगा। जैसे अगर यह भूरा है तो नेत्र का रंग भूरा होगा, अगर पूरी तरह से काला है तो काला होगा, और अगर नीला है तो नीले रंग का नेत्र होगा। ठीक है, तो इस तरह से परितारिका पर ही नेत्र का रंग निर्भर करता है। प्रश्न बार बार पूछा गया परीक्षा में। इसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। परितारिका का कार्य होता है कि यह जो छिद्र है उसको बड़ा या छोटा कर सकता है, बड़ा या छोटा, और इस छिद्र को हम पुतली कहते हैं। इंग्लिश में प्यूपिल, इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं, हिंदी में पुतली कहते हैं। यह मतलब पुतली ही वह छिद्र होता है जिससे किसी वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश जो है वह नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश नेत्र में किस छिद्र से प्रवेश करता है या जिस छिद्र से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उस छिद्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुतली। ठीक है, अब आगे प्रकाश का प्रवेश करने का जो नियंत्रण है, कितनी मात्रा में प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो परितारिका द्वारा। ध्यान देंगे कि इस तरह से यह लेंस है, यहाँ मैं यहाँ समझा रहा हूं बेहतर तरीके से, ये परितारिका है। ठीक है,
और ये परितारिका इस छिद्र को नियंत्रित करता है। जैसे अगर यहाँ पर प्रकाश की मात्रा कम है, यह वस्तु है और इस वस्तु पर प्रकाश की मात्रा कम है, तो प्रकाश की मात्रा अगर कम है तो यहाँ से परावर्तित होकर के प्रकाश की किरणें जब इसके अंदर जाएंगी तो कम मात्रा में प्रकाश जाएंगी। तो ज्यादा मात्रा में प्रकाश अंदर जाए जिससे यह वस्तु दिखने लगे, इसके लिए क्या किया जाता है कि यह परितारिका फैल जाती है। क्या हो जाती है? मतलब कि दूर हो जाती है, सिकुड़ करके दूर हो जाती है, सिकुड़ करके दूर हो जाती है, जिससे पुतली का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे पुतली का आकार बढ़ जाता है। तो जब कम प्रकाश स्रोत होता है या कमजोर प्रकाश स्रोत होता है तो वहां पर हमारी जो परितारिका है वो सिकुड़ कर दूर हट जाती है और पुतली फैल जाती है। ठीक है, और जिससे ज्यादा मात्रा में प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और कोई वस्तु हमको अंधेरे में भी दिखाई देने लगती है। ठीक है, लेकिन अगर यह प्रकाश का ज्यादा मात्रा अगर नेत्र के निकट आता है, ठीक, अगर ज्यादा मात्रा प्रकाश का नेत्र के निकट आता है तब ये परितारिका फैल करके इस पुतली के आकार को छोटा कर देती है। ठीक है, ताकि कम मात्रा में प्रकाश जाए। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब आप अंधेरे कमरे में से एकाएक उजाले में जाते हैं तो आपको ठीक से कुछ दिखता नहीं है, या आप पूरे उजाले में से एकाएक अंधेरे कमरे में आते हैं तो आपको दिखता नहीं है। उसका मुख्य कारण यही होता है कि जब आप उजाले में होते हैं, प्रकाश में, तो आपका परितारिका जो है वो फैल करके आपकी पुतली को छोटा कर देता है। मतलब कि आपकी पुतली को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। ठीक है, जिससे प्रकाश की अधिकतर मात्रा अंदर नहीं जा पाती है। और आप एकाएक अगर अंधेरे में आ गए तो ये सिकुड़ी हुई है ना, तो अंधेरे में तो प्रकाश जा नहीं रहा है सिकुड़ा हुआ होने के कारण, तो धीरे धीरे फिर यह फैलेगा, तब आपको सभी चीजें दिखाई देती है ठीक से। ठीक है, नहीं तो ये सिकुड़ी रहेगी जब तक, तब तक आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो ये कारण होता है कि ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि जब आपके सामने प्रकाश का एक बड़ा सा स्रोत आता है, जैसे कोई हेडलाइट या टॉर्च, तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती है इस तरह से। क्यों? तो ये सिकुड़ने का मुख्य कारण होता है ये पुतली का आकार छोटा किया जाता है ताकि कम मात्रा में प्रकाश अंदर जाए। चलिए, तो इस बात को हम समझ चुके हैं, पुतली का कार्य आप समझ चुके हैं, परितारिका का कार्य समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब यह नेत्र लेंस है। क्या है? नेत्र का लेंस, हमारे नेत्र का लेंस है और यह सिलिका जैसे पदार्थ से बना होता है। अब हम ध्यान देंगे कि यह पारदर्शी होता है। ठीक है, तभी तो प्रकाश आर पार जा पाता है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये पारदर्शी होता है। और नेत्र लेंस जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल, अवतल, समतल उत्तल, उभय उत्तल, तो उत्तल लेंस है। दोनों तरफ उभरा हुआ है, कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। तो इस बात को भी आप नोट करेंगे। जो जो बातें मैं बता रहा हूं आप लिखते जाइए, वो आपका एक समग्र नोट्स बन जाएगा। ठीक है, और आपसे नेत्र से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं पूरा बेसिक बता रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं। चलिए, तो हम आप देखेंगे कि मानव नेत्र जो होता है उसमें जो लेंस है वह कैसा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। आगे उत्तल लेंस के बारे में आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो इस बात को भी लिख जाएंगे कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, क्योंकि उत्तल लेंस है। अब आगे, लेंस जो है वो एक मांसपेशियों द्वारा टिका रहता है। ठीक है, एक स्थिति पर मांसपेशियों द्वारा नेत्र टिका हुआ रहता है। ठीक है, तो नेत्र जिस मांसपेशियों से टिका रहता है ये सिलियरी मांसपेशियां हैं। कैसी मांसपेशियां? ये जो मांसपेशियां जिस पर लेंस टिका हुआ है, ठीक है, ये सिलियरी मांसपेशियां हैं। ठीक है, तो ये सिलियरी मांसपेशियां हैं। ध्यान देंगे कि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही नेत्र जो है वो नेत्र लेंस जो है वो अटका हुआ होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, बढ़ते हैं अंदर की बात करें तो इसके अंदर भी एक विशेष प्रकार का द्रव बना रहता है। उस द्रव को कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। क्या कहते हैं? विट्रियस ह्यूमर। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य, यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर क्या है? रेटिना है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के अंदर भरे द्रव को विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, जबकि लेंस, ये नेत्र लेंस और ये जो श्वेत पटल है, बाह्य उभरा हुआ सतह, इसके मध्य भाग जो द्रव होता है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमरस कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्लियर? अब आगे, इसके मध्य जो अंदर जो होता है, नेत्र का जो गोलक का अंदर वाला भाग है, ठीक है, वो काले रंग का होता है। कैसा होता है? काले रंग का। इसे कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोराइड। ठीक है, नेत्र गोलक के जो भीतरी सतह होते हैं वे काले रंग के होते हैं,
जिसको कहते हैं कोराइड। काले रंग के क्यों रखे जाते हैं? तो मान लेते हैं जब प्रकाश यहाँ अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है, ज्यादा मात्रा में प्रकाश प्रवेश करता है, अगर यह सतह सफेद है तो बार बार इसका परावर्तन होगा ना, प्रकाश का क्या होगा, नेत्र के अंदर परावर्तन हो जाएगा, तो वस्तु दिखेगी या नहीं दिखेगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, मतलब वस्तु अजीब दिखेगी, ठीक है, हो सकता है दो तरह की वस्तुएं दिखाई देने लगे। तो इस कारण से इसके अंदर का ये जो भाग होता है ये काला होता है, ताकि जो मात्रा अधिक मात्रा में प्रकाश है इसको अवशोषित भी कर लेगा और साथ ही परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो नेत्र गोलक के अंदर या नेत्र के अंदर प्रकाश को परावर्तित होने से कौन रोकता है? तो कोराइड रोकता है। कौन रोकता है? कोराइड। आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखते हैं, ये नेत्र लेंस के ठीक सामने ये जो भाग होता है इसको हम कहते हैं दृष्टिपटल, या इंग्लिश में रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। अब ध्यान देंगे कि यह जो रेटिना होता है यहीं पर आकर के मतलब प्रतिबिंब बनता है नेत्र लेंस में, मतलब कि नेत्र लेंस से बना प्रतिबिंब या मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर या दृष्टिपटल पर, ठीक है। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र में या किसी भी नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। बार बार पूछा गया प्रश्न है, यह रेटिना पर बनता है। रेटिना के नजदीक से कुछ तंतुएं जुड़ी होती है और यही तंतुएं मस्तिष्क में जाकर के जुड़ी होती है। यह तंतुएं मस्तिष्क में जाकर के जुड़ी होती है, ठीक है, और मस्तिष्क में जुड़ करके वह दृष्टि को देखने की अनुभूति देती है हमको। तो देखिए यहां से हमने देखा नेत्र लेंस से प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब कहां आकर बना? दृष्टिपटल पर। प्रतिबिंब कहां बना? दृष्टिपटल पर, सॉरी यहां गलत लिख दिया गया था, दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बना, ठीक है, और दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बना तो उस प्रतिबिंब को दृक् तंतुओं द्वारा, इसको कहते हैं दृक् तंतु, ठीक है, तो दृक् तंतुओं द्वारा क्या होता है कि इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक ले जाया जाता है, ठीक है। तो मस्तिष्क में जब प्रतिबिंब जाता है तो वह कैसा जाता है? तो वस्तु अगर ऐसी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। तो कोई भी प्रतिबिंब मस्तिष्क तक उल्टा ही जाता है, मस्तिष्क उसको अपने चेतना के अनुसार सीधा करके देखता है, ठीक है, और हमको देखने की अनुभूति होती है कि हाँ हम ये चीज देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु का ये प्रतिक्रिया होने में, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी प्रतिक्रिया होने में लगभग 1/10 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना लगता है? 1/10 सेकेंड। तो आप सोचिए कि जब तक 1/10 सेकेंड नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा वस्तु हमको दिखाई देगा नहीं। इस वस्तु का प्रतिबिंब गया, यहाँ बना, मस्तिष्क तक पहुंचने में 1/10 सेकेंड लगा, तो इसी वस्तु को देखने की प्रतिक्रिया 1/10 सेकेंड तक चली, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरी जगह पर देखते हैं फिर भी उतना समय तक वह प्रतिबिंब ही हमारे मस्तिष्क तक रहता है, रेटिना पर रहता है, ठीक है। फिर अगला वस्तु देखते हैं फिर वह भी उतना ही देर तक रहता है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे कि मतलब कि हमारे रेटिना पर या हमारे मस्तिष्क में या नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह कितने समय तक रहता है हमारे रेटिना पर या मस्तिष्क में? तो 1/10 सेकेंड तक, ठीक है। तो मानव नेत्र से संबंधित जो भी अंग थे उन सबको हमने जान लिया है। जो विशेष अंग थे जैसे पुतली, परितारिका, परितारिका परिनेत्र का रंग निर्भर करता है, परितारिका ही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, अंदर आने जाने वाले प्रकाश को, ठीक है। नेत्र लेंस को कौन अस्थायी रखता है, ठीक है, तो ये सिलियरी मांसपेशियां। तो इन बातों को समझने के बाद आइए नेत्र के अंगों को तो हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं समंजन क्षमता क्या होता है, समंजन क्षमता, ठीक है। समंजन क्षमता की बात करते हैं, यहां से भी प्रश्न उठते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब हम नजदीक की वस्तु देख रहे हैं या दूर की वस्तु देख रहे हैं, ठीक है, तो नेत्र का जो फोकस दूरी है, जैसे मान लेते हैं कि नेत्र की फोकस दूरी ऐसे है या नेत्र की फोकस दूरी, अब यहां ध्यान दीजिए कि जब लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी कम होगी। ध्यान से समझिएगा, लेंस जब मोटा हो जाएगा, ठीक है, तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, लेंस जब पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस बात को भी नोट करिएगा। देखिए यहाँ ये पतला लेंस है, ठीक है, यहां से कोई किरण जाएगी तो दूर जाकर के मुड़ेगी, जबकि यहां से कोई किरण जाएगी तो नजदीक मुड़ेगी, ठीक है। मोटे लेंस में ज्यादा मुड़ाव होगा जबकि पतले लेंस में कम मुड़ेगी, रेखाएं कम मुड़ेगी, ठीक है। तो ज्यादा मुड़ रही है मतलब यहाँ से यहाँ फोकस पड़ रहा है तो यहाँ इतनी फोकस दूरी हो गई, यहाँ क्या है, यहाँ से
यहाँ पर तो मात्र इतनी फोकस दूरी। तो लेंस की मोटाई बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी घट जाएगी, लेंस की मोटाई घटाएंगे तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो हमको नजदीक और दूर की वस्तु को देखने के लिए, मतलब कि नेत्र को नजदीक और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी को कम या ज्यादा करते रहना पड़ता है। ठीक है, फोकस दूरी को कम या ज्यादा करते रहना पड़ता है। तो जब फोकस दूरी को हम बढ़ा घटा करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए कौन सहयोग करता है, तो सिलियरी मांसपेशियां इसको लंबा भी कर देती है। जब इसको लंबा कर देगी तो ये पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जब इसको छोटा कर देगा, ठीक है, मोटा कर देगा तो फोकस दूरी घट जाएगी। तो नजदीक और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो फोकस दूरी में बदलाव हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए जो फोकस दूरी में बदलाव हो रहा है, बदलाव करने की क्षमता नेत्र के पास है, उसी को हम क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता। ठीक है, तो नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी मतलब दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकती है। ठीक है, उसी क्षमता को क्या कहेंगे हम, सामंजन क्षमता। परिभाषा इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि दूर या नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम करना या बढ़ाने की, कम करने या बढ़ाने की जो क्षमता है, इसी को हम कहते हैं सामंजन क्षमता। क्लियर, चलिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट पर, दृष्टि दोष पर। दृष्टि दोष पर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे। दृष्टि दोष की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दृष्टि दोष मूल रूप से, ऐसे दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम मूल रूप से 4 प्रकार के दृष्टि दोषों को देखेंगे। ठीक है, किताबों में 3 प्रकार दिया हुआ है, हम आपको 4 प्रकार बता रहे हैं। सबसे पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा अबिंदुकता और बिंदुकता, चौथा जरा दृष्टि दोष, अब देखिए ध्यान से, और भी दृष्टि दोष होते हैं। ठीक है, उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे, जब नेत्र पढ़ा रहे हैं तो उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं, देखिए सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं, मायोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के इंग्लिश नाम इसलिए बता देंगे क्योंकि इंग्लिश नाम ही पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। कह दिया जाता है कि मायोपिया निम्नलिखित में से किस लेंस से मायोपिया का उपचार होगा। तो देखिए निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम क्या करते हैं, उपचार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि जब निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में हम देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है अवतल लेंस से, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है उत्तल लेंस से, और बिंदुकता का उपचार किया जाता है बेलनाकार लेंस से, और जरा दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है द्विफोक्सी लेंस से। या इसी को बाइफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस। अब ध्यान देंगे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट दृष्टि है मतलब निकट दिख रहा है, जबकि दोष का है दूर देखने में। तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है जबकि निकट की वस्तु दिखाई देती है। और दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है जबकि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो आप इसको इस तरह से भी कई विद्यार्थी समझ लेते हैं सर उल्टा है, तो हाँ ठीक है, तुमको अगर उल्टा समझ के याद हो रहा तो अच्छी बात है कि निकट का है तो निकट की ही दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई नहीं देती, और दूर का है तो दूर की ही दिखाई दे रही है, निकट की दिखाई नहीं देती है। और बिंदुकता में क्या होता है कि कोई नेत्र सही से एक बिंदु पर फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर उसको ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई दे रही है तो क्षैतिज रेखाएं दिखाई नहीं देगी।
अगर क्षैतिज दिखाई दे रही है तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई नहीं देगी, मतलब वह एक साथ मतलब कि कई बिंदुओं पर फोकस नहीं कर पाता है, तो उसको कहते हैं हम वैसे दृष्टि दोष को कहते हैं अबिंदुकता या अधिबिंदुकता। इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, सिलेंड्रिक लेंस का। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा का अर्थ होता है बूढ़ा, जरा मतलब क्या होता है? बूढ़ा। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस की सामंजन क्षमता भी घट जाती है। लेंस की सामंजन क्षमता क्या होती है? घट जाती है, जिससे क्या होता है कि फोकस दूरी को परावर्तित करने में नेत्र को परेशानी होती है। जब नेत्र को परेशानी होती है तो इससे क्या होता है कि नजदीक की वस्तु भी साफ साफ दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु भी साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए ऐसे लेंस का उपयोग किया जाता है जिसमें दोनों लेंस हो, उत्तल लेंस भी हो, अवतल लेंस भी हो। और वो लेंस किस तरह का होता है? आपने अक्सर देखा होगा पहने हुए लोगों को, ध्यान देंगे, यहां पर हम देखते हैं ये होता है उत्तल लेंस और ये होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक, तो इस तरह से उत्तल और अवतल की सहायता से नजदीक की वस्तु जब देखना हो तो इससे देखेगा और दूर की वस्तु जब देखना हो तो अवतल से देखेगा। ठीक, तो इस तरह से द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। तो आज हमने बहुत सारी बातों को जान लिया है। एक और पॉइंट देख लीजिए कि एक और लेंस, एक और दोष होता है, ठीक है, वो एक अलग प्रकार का दोष है। उसमें क्या होता है कि लोग प्राथमिक रंगों को में अंतर नहीं कर पाते हैं, सही से देख नहीं पाते हैं उसको, जिसको कहते हैं वर्णांधता। क्या कहते हैं? वर्णांधता। यहां भी देख सकते हैं, वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कोई व्यक्ति लाल हरा और नीला रंग को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, मतलब कि वह उन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब उसको साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उन रंगों को वह साफ साफ स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सकता कि यह लाल है या नीला है या हरा, मतलब हरा है। तो आरजीबी को सही से नहीं देख सकता है। आरजीबी बोले तो रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से यह वर्णांधता है और इसका कोई इलाज नहीं है, या इसको किसी लेंस की सहायता से हम इसको ठीक नहीं कर सकते। इन सबको तो ठीक कर सकते हैं, इसको ठीक नहीं कर सकते। तो प्रश्न यह भी बनता है कि किस दृष्टि दोष को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, और ऑप्शन में रहेगा वर्णांधता। आपको आंसर देना होगा। तो आज हमने जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते थे मानव नेत्र से संबंधित, उन सभी को देख लिया है। अगले टॉपिक पर हम आएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन और रंग बिरंगे संसार पर आधारित, कि इंद्रधनुष पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है। इन सब बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको चाहिए वीडियो अगला या नहीं। तो धन्यवाद।